स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मैं आनंद दुबे लाया हूं आपके लिए एक कक्षा 10 का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर पहला है। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 10 के विज्ञान की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कक्षा 10 का विज्ञान ही आधार है कक्षा 12 के विज्ञान का। ये कहें तो गलत नहीं होगा। वैसे आज हम लोग भैया एक नंबर का एक टॉप का ऐसी पढ़ाई पढ़त जाब कि समझ में आए कि हाँ का पढ़ाई होत हो। तो बस एक ही बात से हम बात इस क्लास शुरू करेंगे कि सवा आबादी एक तरफ और एक इलाहाबादी एक तरफ। जय यूपी। चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना ये वीडियो। तो शुरू होता है सबसे पहला जो कि हमारा चैप्टर है कक्षा 10 का चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। पाठ का परिचय। सबसे पहले हम किसी भी पाठ को यदि पढ़ना चाहते हैं तो उसका परिचय बहुत जरूरी होता है। विदाउट इंफॉर्मेशन कि वो चैप्टर है क्या, वो चैप्टर पढ़ने से हमें कोई भी लाभ नहीं होगा। आज का हमारा ये वीडियो एकदम झकास फाड़ू और एकदम ललन टॉप बनने वाला है, तो देखते रहिएगा। बहुत से टीचरों ने पढ़ाया, आज पढ़िए आनंद के साथ और आप अपने जीवन को बनाइए आनंद। मई यूपी बोर्ड 90+ फोड़ोगे, बस देखते रहो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो क्या है, आखिर है क्या रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए तो ध्यान से समझने का प्रयास करिए मेरे दोस्तों कि हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं। अब देखिए भौतिक क्रियाएं भी हुए, लेकिन पढ़ना हमें रासायनिक ही क्रियाओं के विषय में है, क्योंकि हम जो है केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री के विषय में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोटा मोटी बात, आप लोग जैसा कि जानते ही होंगे कि विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो किसी भी विषय को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ना ही विज्ञान कहलाता है, या किसी विषय के विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। किसी विषय के सुसंगठित अध्ययन को भी विज्ञान कहते हैं। चलिए तो आप इसके बाद में बात कर ली जाए। हम पार्ट 1 केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का। तो बात की जाए कि केमिस्ट्री के पितामह कौन कहे जाते हैं, तो केमिस्ट्री के पितामह बर्जीलियस कहे जाते हैं, और केमिस्ट्री के जनक लेवाइसिए कहे जाते हैं। ठीक, बर्जीलियस कौन, जिन्होंने कहा था कि कार्बन से ही कार्बनिक यौगिक बनाए जा सकते हैं, वो आपको पार्ट 4 में पढ़ने को मिलेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला चीज हमारा परिवर्तन क्या है। परिवर्तन, ये किसी भारत देश के परिवर्तन के विषय में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। इस चैप्टर के अंदर दो चेंजेस आते हैं, जिसे एक को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज और एक को हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक मेरे दोस्त, तो एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, जैसे कि किसी चीज का कुछ यूं बदल जाना कि वो बदल तो जाए, अपने स्थिति को चेंज कर ले, लेकिन उसके गुणों में बदलाव ना आए। जैसे पानी का बर्फ बन जाना। पानी यदि बर्फ बन जाए तो भी वो पानी ही रहता है, लेकिन अगर दूध दही में कन्वर्ट हो जाए तो क्या आप दही से दूध बना सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, ये नामुमकिन है। तो इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो क्या है, तो चलिए ध्यान से समझते हैं कि फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, सीधी बात। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। केवल स्थिति चेंज होने को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और स्थिति के साथ साथ उसके गुणों, आकार व अपनी प्रकृति को बदल लेना ही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब बात करते हैं अभिक्रिया की, जो कि हमारा इस चैप्टर का पहला वर्ड आता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया सीधी बात, वह अभिक्रिया, देखिए सीधी बात, हम समझने का आज एकदम नंबर 1 का प्रयास करेंगे। आज ये वीडियो आपको रामबाण सिद्ध करके दिखाएंगे। चलिए तो देखते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जैसा आपकी माताजी, हम केमिकल रिएक्शन को
बच्चों आज तक बहुत केमिकल रिएक्शन रट्टा मारे हैं हम लोग, लेकिन आज केमिकल रिएक्शन को एकदम झकासू और फाड़ू तरीके से खत्म करेंगे। बकवास नहीं, केवल पढ़ो, केवल पढ़ो, क्योंकि यूपी एक ऐसा राज्य है जहां से आईएएस और पीसीएस निकलते हैं बेटा। ये कभी आओ उत्तर प्रदेश, लौंडे कट्टे चलाते हैं, ये सब केवल यूपी को बदनाम करने की एक साजिश है। ठीक, तो ये भी देखते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है वो भी 23 करोड़ की हो चुकी है, वो अलग की बात है। मतलब बात कर रहे हैं कि शायद 35 लाख सारे पूरे देश में बंदूकों का लाइसेंस है, जिसमें से 23 लाख लाइसेंस शायद यूपी में ही हैं, ये मेरे आंकड़े हैं। तो ये वो देश है जहाँ से निकल के ये वो हमारा देश है जहाँ से जवाहरलाल नेहरू निकले हैं, ये हमारा वो देश है जहाँ से अमिताभ बच्चन जी पहुँचे हैं, और ये वही राज्य और ये वही जिला है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, और हम भी वहीं से रिलेटेड हैं। तो चलिए, बहुत हो गई प्रयागराज की बातें, अब आइए। तो देखिए, आपकी मम्मा जी जैसे कि अगर घर में किचन में कोई सब्जी बना रही हैं, सपोज दैट जो कि मुझे पसंद है, मैं बताता हूँ, तो जो मुझे पसंद है वो सब्जी है आलू और गोभी की, आलू गोभी मटर की सब्जी मान लीजिए कि आपकी माताजी बना रही हैं, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें आप लोग एक बात देख लीजिए कि अगर आलू गोभी की सब्जी बन रही है तो आपकी माताजी शुरुआत कैसे करती हैं? पहले आलू बनाएंगी, ठीक, फिर उसमें आलू को लेंगे, उसको छीलेंगी, जितना उनको ज़रूरत होता है उतना छीलेंगी, फिर उसके बाद उसमें गोभी इंक्लूड करेंगे, गोभी को इंक्लूड करने के बाद फिर उसमें मटर डालेंगे, ठीक, फिर उसके बाद उसमें मसाला डालेंगे। क्या इतना करने से ही सब्जी बन जाती है? जी नहीं, इतना करने से ही सब्जी नहीं बनती है। फिर आपकी माताजी इन सब को एक पतीले में डाल करके क्या लगाती हैं? आग देती हैं। आग का मतलब उन्हें हीट देती हैं। क्या देती हैं बच्चों? हीट देती हैं। हीट देने के बाद आपकी प्यारी प्यारी सी सब्जी बन जाती है और आप खूब मजे से खा लेते हैं। वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया भी हमारी इसी प्रकार से होती है। सेम चीज जैसे कि घर में सब्जियां बनती हैं, उसी प्रकार से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया भी समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे समझ सकते हैं। जैसे अब मैं पहले आपको परिभाषा बता देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वो अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एक नया पदार्थ बनाए और वो बना हुआ पदार्थ अपने मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न हो, तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक हो गया? चलिए, अगर आप अपने नोट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे सामने जिस प्रकार से ये लिखे लिखे सारे वर्ड आ रहे हैं, आप इनको देख के राइट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, समझते हैं। चलिए कैसे, देखिए जैसे हमारा जल, आप समझ सकते हैं जैसे हमारा जल। अब जल का सूत्र क्या होता है बच्चों? तो जल का सूत्र होता है H2O। पूरी दुनिया कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इस जल का सूत्र ना जानता हो। अगर ऐसा कोई बच्चा है इस धरती पे तो वो गधा है और जीवन भर गधा रहेगा। अब भाई जिसको जल का भी नहीं सूत्र पता है वो क्या कर पाएगा? कुछ कर पाएगा नहीं। तो वो कहाँ जाएगी? वो उनका नाश होना तय बा, उनके बचावा जाना मुश्किल बा। ठीक, अगर तू सब पढ़ा चाहता है तो बढ़िया से मन लगा के पढ़त जा। ठीक, आओ चलो। तो देखा भैया, ये तुम्हार जल का सूत्र है। अब जल बना कैसे? तो देखा, जब हाइड्रोजन अपन 2 अणु लेके आए और ऑक्सीजन 2 परमाणु लेके आए, तो अब मतलब परमाणु देखो, अब परमाणु तो ये हो गया, अब अणु ये हो गया। तो जब 2 या 3 थे परमाणु जुड़त थे तब अणु बना था। बात समझ में आई? हाँ। अब ये परमाणु अणु का है, अगर एक ऊपर तो हो सके वीडियो चाहे तो तू सब काम कर जा, नीचे जाके तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तुरंत आपको वीडियोस हम प्रोवाइड करने की अगली वीडियो में ट्राई करेंगे। ठीक, तो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और जल का सूत्रवा होता है H2O। तो देखिए भाई, सीधी बात, ई बना किससे? इससे। अभी मत कहिएगा केमिकल बैलेंसिंग नहीं है। तो चलिए केमिकल बैलेंसिंग की बात करेंगे तो हम केमिकल को बैलेंस भी कर देते हैं। केमिकल बैलेंस हो गया। तो ई देखिए, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दुई के दोनों ज्वलनशील गैसें हैं। अब ज्वलनशील कैसे है ये समझो। तो हाइड्रोजन है सूरज में और ऑक्सीजन है तुम्हारे इन्वायरमेंट में। तब जब माचिस आप लोग जलाते हैं तो इसे मचसियाँ मारते हैं और जलने लगता है।
ऑक्सीजन वही में जलता है ना कि हाइड्रोजन में जलाते हैं, ऑक्सीजन में जलाते हैं। ऑक्सीजन जो आपसे ऐसे खींच रहे हैं तो ये ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, ध्यान समझिएगा, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, अंदर से आता है आपके शरीर के अंदर गया और उसके बाद आप जब उसको छोड़ रहे हैं तो गर्म होकर निकल रहा है। तो इसका मतलब है ठंडा ठंडा गया, गरम गरम निकला, तो इसका मतलब हमारे शरीर में भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, बिल्कुल हो रही है। चलिए आगे समझते हैं। तो ये हाइड्रोजन है जलता, ये जलने वाली गैस, ठीक, ये जलने वाली गैस, और ये ऑक्सीजन भी जलने वाली गैस। लेकिन भैया ये जो बन रहा है जलवा, ये तो बुझाने वाला चीज है भाई। इससे पनिया को बुझा, अगर कहीं पे आग लगा है तो देखे हैं दमकलवा वाले पहुंचते हैं, इसे भर करके बुझा देते हैं, सब बुझ जाता है पानी वाली से जो जल रहा है आगी होगी। तो देखिए अगर वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग से डालेंगे ना तो जो ऐसे भुर भुर मारेंगे तो और जलने लगेगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो देखिए ये जल रहा है, ये जल रहा है और ये भी जल रहा है, लेकिन ई वाली व्यवस्था में बुझ जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया यही कहलाती है। अभी जलने वाले था, ये भी जलने वाला था, दोनों मिलवा कर लिया बियाह और वो हो गया भैया टाइम टाइम फिश। तो देखो ये बात तो सही है, जानते हैं कि को कितना बड़ा शेर हो उसका ब्याह कर दो, शेरनिया आते मान उसका नशा वशा सब ढील हो जाता है। सेम दिक्कत यहीं पे भी है कि जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है जब आपस में मिलके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वो अपने मूल रूप से, अपने मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न गुण दिखा रहा है। यानी दो जलने वाली गैस एक बुझाने वाली गैस बना रही हैं। समझ में आया? समझ में आया? चलिए समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम अब अगर इतना तो समझ में आ गया है, ठीक। और जो नोट्स है देखिए भाई 500 लाइक करिए, इसका मैं नोट्स दे दूंगा, फिक्स है, ओके। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि मैग्नीशियम को, देखिए भाई सीधी बात ये बहुत ज़्यादा पूछ रहा है पीयूपी बोर्ड के बाकी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में इस सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक। समझने का प्रयास करिएगा कि सबसे ज़्यादा ही पूछ रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा काहे जाता है। तो जान लीजिए मैग्नीशियम रिबन पर ऑक्सीजन आके जमा हो जाती है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, तो इसलिए उसको रगड़ रगड़ के साफ किया जाता है कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर से ऑक्साइड हट के केवल फेस टू फेस जो है मैग्नीशियम बचे, ठीक। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो क्या बचेगा। तो चलिए देखते हैं भाई क्या बचेगा। चलो देखो, अब इन रहा मैग्नीशियम, ई रहा ऑक्सीजन, तब मैग्नीशियम को जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो भाई बनेगा 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब ये 2MgO पहले से रहेगा तो भाई देखो इसको जलाने के लिए ध्यान से समझना कि मैग्नीशियम अगर खुले स्थान पे है रखा तो उस पे ऑक्सीजन आके जाएगा जम, और जब जाएगा जम तो देवर रगड़। अब ऐसे समझ कि कोनो चीज अगर भैया जैसे पुराना हो गया बा तो के लेते तो के पहले रगड़त है, रगड़ रगड़ के साफ करत है, तो रगड़ के जब साफ करब तब के यूज करब ना। तो ऐसे ही कहानी है इसमें भी। तो देखो भाई जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाले होंगे तो सबसे पहले उसको रगड़ के साफ करते हैं, ठीक। 1 नंबर का क्वेश्चन है, नोट करके ही रखिएगा। अगला देखिए बात कर लेते हैं इसके विषय में कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया की क्या पहचान है? देखो भाई रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो सबसे पहले आपकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। उस सॉलिड में रहेगा तो हो सकता है कि वो गैस में बदल जाए, हो सकता है एक्वा में बदल जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो जैसे देखो अभी तुम्हारा दूध जो है लिक्विड अवस्था में होता है, जैसे ही वो दही बनता है वो एक्वा अवस्था में हो जाता है, जली विलयन जैसा हो जाता है, ठीक। तो उसको हम लोग ये कहते हैं। अब देखो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस होता है, लेकिन जैसे आपस में संयोग करता है, जैसे आपस में इन्होंने ब्याह कर लेते भाई हरा, तो ये देखा क्या बन जाता, ई तरल अवस्था हो जाता, ई हो जाता था लिक्विड, ठीक। बहे की क्षमता जो के पास हो वो लिक्विड कहा था, ठीक। अब रंग में परिवर्तन, तो देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का
पहली बात तो देखा इनमें ऑक्सीजन का कोनो रंग नहीं होता, जब ज़्यादा इकट्ठा कर देवा तब एक रंग समझ में आवत हो। ठीक, मतलब और यही बदे पानी को कोनो रंग नहीं होता, ये चीज़ जान ले। तो हाइड्रोजन को तो ये रंग में परिवर्तन आ जाता, सीधी बात। अगला ध्यान से समझो, गैस निकलेगा, फिक्स निकलेगा। अगर आपकी मम्मी सब्जी बना रही है, सब्जी बनाने के बाद उसमें से गैस निकलता है कि नहीं, निकलता कि नहीं? देखा बिटिया हरे समझत हो ही, इन्हें सब पक्का समझत हो ही, इन्हें गधाई समझाई या ना समझाई। तो देखा सीधी बात, तो गैस निकलेगा। ठीक, अब ताप में परिवर्तन हो सकता भाई, हो सकता कोनो गर्म चीज ठंडी हो जाए और कोनो ठंडी चीज गर्म हो जाए, कोनो भरोसा नहीं। आजकल वैसे मनुष्य को कोनो भरोसा नहीं। तो अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे, एक अभिक्रिया होती है अवक्षेपण के विषय में। तो अवक्षेप ऐसे समझ लीजिए कि एक एक्वा टाइप बन जाएगा, ये समझ लीजिए। आगे चलते हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। तो देखिए सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है उसके अंदर जो हमारा ये बाएं साइड वाला होता है हम लोग इसको अभिकारक कहते हैं, और जो दाएं साइड वाला होता है इसको उत्पाद कहते हैं। यानी जो तत्व आपस में संयोजित होगा वो अभिकारक कहलाएगा, और जो चीज बनेगा उसे हम उत्पाद कहेंगे। बातें समझ में आ गई? ठीक है, इसको इरेज करके हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। केमिकल बैलेंसिंग का मैंने वीडियो पहले से दे रखा है, ठीक, तो उसको जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया। अब रासायनिक समीकरण, भाई रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो रासायनिक समीकरण क्या है, चलिए इसको देखते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है। तो चलिए अब देखिए, समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। हुआ क्या होगा, जैसे एक वैज्ञानिक रहा होगा, उसने कहा होगा कि एक जाओ भाई चाइना वाले को बुला लाओ, मैंने एक खोज किया है, मैं उसको बताना चाहता हूँ। चाइना वाला आया होगा इंडिया वाले के पास, इंडिया वाले ने कहा होगा देखो मैंने सोडियम और क्लोरीन के मिश्रण से जो है नमक बना दिया। तो उसने कहा होगा अच्छा माँ क्यों पाचू भाई, मतलब अपने लैंग्वेज में उसने बोला होगा, कुछ चाई चुआ बोला होगा। ठीक, वैसे भी चाइना वाले क्या बोलते हैं उसका भरोसा तो है नहीं भाई। तो इससे जो है इंडियन समझ गया है कि ये ससुरा इतना आसानी से नहीं समझेगा। तो उसने कहा अच्छा चलो इसको छोड़ो, दूसरे को बुलाओ। तो वो अमेरिका वाले को बुलाया होगा, तो उसने कहा होगा माफ करिएगा सोडियम और क्लोरीन से नमक बना दिया है। तो अमेरिका वाला बोलेगा यस आई नो क्लोरीन बट व्हाट इज दिस नमक। तो उसके बाद वो समझ गया ससुरा ये भी नहीं समझेगा। तो उसके बाद इन्होंने जो है वैज्ञानिकों ने अपनी एक नई जो है लैंग्वेज का आविष्कार किया, जिसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा कहते हैं। तो हो सकता है इन्होंने जो है परेशान होकर एक नया विधि बनाया, एक अच्छा जो है सिस्टम बना दिया कि सब चीज़ों को शॉर्ट में लिखेंगे। हम लोग सब चीज़ों को शॉर्ट में लिखेंगे। जैसे कि इन्होंने हाइड्रोजन को H से कहा, हीलियम को HI कहा, उसके बाद लिथियम को Li कहा। तो इस तरीके से ऑक्सीजन को O, कार्बन को C, नाइट्रोजन को N और नियॉन को Ne, ठीक, ऑस्मियम को OS, पैलेडियम को PD, जिरकोनियम को J, डार, और ऐसे ही मतलब हर चीज़ का, पोटेशियम को K। तो इस तरीके से इन्होंने हर सब्जी का नाम डिनोट कर दिया। तो एक चीज़ समझिएगा कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है वो हमें पेरियोडिक टेबल के सभी तत्वों का के जो है संकेत ज्ञात होने बेहद जरूरी है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? हाँ, चलिए तो आएगा मजा। और हम भाई पढ़ रहे हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए। तो यूपी बोर्ड देखो भाई, यूपी बोर्ड वाले दिल खोल के मस्त रहो, मैं हूँ। जब हम ऐसा तो डरने की क्या बात। स्वैग मैथ्स इंस्पायर्ड आनंद दुबे के सर के साथ। चलिए तो देखिए रासायनिक समीकरण, सीधी बात कभी भी जैसे हम समझते हैं बात को कि भाई ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके बना दिया है जल। तो इसी चीज को जब हम लोग संकेत में लिखेंगे, जब हम इसको संकेत में लिखेंगे तो हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं यार, ऑक्सीजन को कहते हैं O, और जल का सूत्र होता है H2O। ठीक, तो ये हम लोग जो है लगा देते हैं क्योंकि हमें पता है कि बैलेंस होगा। ठीक, अभी इसी के रूल्स को हम पढ़ेंगे। तो E2H2O, तो समझ रहे हैं कि उसी चीज को सीधे सीधे जैसे आप अंग्रेजी में करते हैं ट्रांसलेशन, अंग्रेजी टू हिंदी बनाते हैं, ठीक, वैसे हिंदी टू अंग्रेजी भी बनाते होंगे। तो इसमें भी वही काम है भाई। इसमें हाइड्रोजन टू
मतलब हाइड्रोजन 2H बना देंगे, ऑक्सीजन 2O बना देंगे, जल 2H2O बना देंगे। अवकार रखा है इसमें, एकदम जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, जाना था तो सब तो सबके का बताइए। चला आगे देखा जा, रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। रासायनिक समीकरण लिखने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है? तो सबसे पहले अणुसूत्र और प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। अणुसूत्र सीधी बात, जैसे मान लीजिए अगर आपको नमक का सूत्र नहीं याद है तो याद करना ही पड़ेगा भाई कि उसका नमक का सूत्र NaCl होता है, ठीक। सूर्य का अम्ल HNO3 होता है। भाई देखो ये सब तो याद करना पड़ेगा ना, ये नहीं याद करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ अभी कहिए कि सर एक वीडियो इस पे भी बना दीजिए, तो कमेंट में ठूसो, कमेंट में ठूसोगे तब हम लोग बनाएंगे। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो देखो अणुसूत्र और प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। तो भाई 118 तत्व अभी तक हुआ है, जिसमें 92 मानवों ने खोजा है, मतलब माफ करिएगा 92 प्रकृति में है, 92 प्रकृति में है, और बाकी जो भी बच रहा है 118 माइनस 92 करके देख लो, 26 तो बचेगा। तो ये जो है ये मानवों ने खोज रखा है प्रयोगशाला वाला से, ठीक। तो ये 92 ठो प्रकृति में विद्यमान है और 26 ठो जो है मानवों ने खोज रखा है। बात समझ में आई? पहला पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था? मेंडलीफ ने। उसके बाद उसका जो है संशोधन किया था मोजले सब ने। तो जो इस समय हमारे पास पीरियोडिक टेबल है वो मोजले द्वारा तैयार किया गया है, ठीक। बात समझ में आई? अब भी इसमें कई दोष हैं, वो पार्ट 5 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। चलिए अभी यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं उसको देखते हैं। द्विपरमाणु गैसों को 2 परमाणु के साथ लिखिए, ये बहुत जरूरी चीज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है, ये ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है। ऐसे ही हमारे स्क्रीन पे Br2, I2, O2, H2, Cl2 ये सब आपको दिख रहे हैं, ये सब द्विपरमाणु गैसें हैं, ठीक। अब आगे देखिए, तो एक परमाणु गैस को एक परमाणु के साथ, तो जो सोडियम ये लोग जो है बोर्ड पे आपको दिख रहा है, ये लोग जितने भी हैं इस सबको एक परमाणु के साथ लिखना है। आगे चलते हैं, हमारा अगला हेडिंग मूल समीकरण का ढांचा लिखना। मूल समीकरण का ढांचा कैसे लिखा जाता है? तो इसमें एरो का चिन्ह चाहिए। एरो का चिन्ह यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला चिन्ह, ये वाले चिन्ह को आपको लिखना ही पड़ेगा। यदि आपने यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा दिया दैट इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा, ठीक। अब आगे चलिए देखते हैं, पदार्थों के बीच में प्लस का चिन्ह होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पदार्थों के बीच में प्लस का चिन्ह है कि नहीं है? 2 पदार्थ होंगे जब, तो इसके बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, सीधी बात, ठीक। अब चलते हैं आगे, देखिए उत्क्रमणीय होगा तो उत्क्रमणीय का चिन्ह लगेगा। अगर ऐसा कोई हो जो इधर से उधर हो सके तो वहां पे ऐसा ऐसा चित्र लगेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हमने नहीं लगाया है, ठीक। रासायनिक समीकरण का संतुलन जरूरी है। देखिए हमने जब शुरू में लिखा था तो ये केवल ये अगर हम यहाँ पे 2 हटा देते हैं तो ये असंतुलित हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे संतुलित हो गया है ये। चलिए आगे हम मिलेंगे रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।